हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा कक्षा 11 के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा है सेल डिवीज़न, तो इसमें बेटा कल मैं आपको प्रोफेज अवस्था के बारे में पढ़ा चुका हूँ। प्रोफेज, ठीक है। और प्रोफेज अवस्था में मैंने क्या बताया था, देखो आप, जैसे मान लो कि ये मैंने आपके सामने एक कोशिका बना दी, ये मैंने कोशिका का केंद्रक बना दिया, ये केंद्रक के भीतर केंद्रिका बना दी, ठीक है ना। और ये मैंने क्रोमेटिन जाल बना दिया, और यहाँ पे ये तारककाय बना दिया, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा कि प्रोफेज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमेटिन जालिका है, ये क्रोमेटिन जालिका टूट करके गुणसूत्रों का निर्माण करती है। तो ये मैंने गुणसूत्र बना दिए, ठीक है ना। ये मैंने केंद्रक झिल्ली बना दी, ये मैंने केंद्रिका बना दी, और ये तारककाय बना दिया, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि प्रत्येक गुणसूत्र, यहाँ बता देता हूँ कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बनता है, और गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। यही बताया था। तीसरी बात मैंने ये बोली थी बेटा कि ये जो तारककाय है ये टूटता है और टूट करके पुत्री तारककाय बनाता है, और पुत्री तारककाय विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। जैसे देखो, एक पुत्री तारककाय को तो मैंने यहाँ पहुंचा दिया, और दूसरे पुत्री तारककाय को मैंने यहाँ पहुंचा दिया। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि इनसे तर्कु ध्रुवों से तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और एक सबसे अंतिम बात मैंने बताई थी कि प्रोफेज अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं। तो ये प्रोफेज का अंतिम चित्र था, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि अब जो अवस्था अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मेटाफेज। नंबर 2 अवस्था का मैंने नाम लिख दिया बेटा मेटाफेज, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्यावस्था। अब इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। इस चरण में कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र, कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र कोशिका की मध्य पट्टिका पर, कोशिका की मध्य पट्टिका पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। कोशिका की मध्य पट्टिका पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु मध्य पट्टिका पर, गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु तो बेटा कहाँ पे, मध्य पट्टिका पर, तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर। अब इस चीज़ को ना मैं आपको एक चित्र में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो मध्यावस्था का सबसे प्रमुख लक्षण है जो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। मैंने क्या बोला है बेटा कि इस अवस्था में कोशिका में पाए जाने वाले समस्त गुणसूत्र कोशिका की मध्य पट्टिका पर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके जो सेंट्रोमियर हैं
वो सेंट्रोमियर तो केंद्रीय भाग में, ठीक है, तथा भुजाएं विपरीत ध्रुवों की ओर, ठीक है ना। तो बेटा एक मिनट, ये मैंने पूरा लिख दिया ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसी चीज़ को आप वाई डायग्राम बोर्ड पर देखिए। देखो बेटा, अपन ने प्रोफेज का जो चित्र बनाया था, ये तर्कु ध्रुव, ये तर्कु ध्रुव, ये इससे तर्कु तंतु विकसित हो गए, और ये अपन ने गुणसूत्र बनाए थे बेटा। कल वाले चित्र में गौर करो, मैंने 4 गुणसूत्रों से आपको समझाने का प्रयास किया था, बना दिया। तो इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अंतिम प्रोफेज। एक अवस्था तो ये हो गई। अब दूसरी अवस्था पे आइए, मीन्स मेटाफेज की बात कर लेते हैं। तो मेटाफेज में क्या होगा, देखो इधर, ठीक है ना। ये जो गुणसूत्र हैं, कितने गुणसूत्र हैं कोशिका के भीतर? ऐसा कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है बेटा कि केवल 4 ही गुणसूत्र होंगे, है ना। 4 गुणसूत्रों को लेकर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों गुणसूत्र कोशिका की मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित करने हैं। ये तर्कु ध्रुव बना दिए। तर्कु ध्रुवों से तर्कु तंतुओं का विकास अपन ने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और कोशिका की मध्य पट्टिका पर गुणसूत्रों को मैं इस प्रकार व्यवस्थित करूंगा कि जो सेंट्रोमियर है ये तो केंद्र में होगा, और बेटा भुजाएं विपरीत ध्रुवों की ओर होंगी। ये गुणसूत्र की भुजाएं हैं जो कि विपरीत ध्रुवों की ओर मैंने बना दी। तो सबसे पहला कैरेक्टर तो आपको मध्यावस्था में ये पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि मध्यावस्था में कोशिका में पाए जाने वाले समस्त गुणसूत्र कोशिका की मध्य पट्टिका पर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके गुणसूत्र बिंदु केंद्र में, जबकि भुजाएं विपरीत ध्रुवों की ओर होती हैं। आप देख सकते हैं, बोर्ड पे मैं बना चुका हूँ। अब दूसरे पॉइंट पर आइए बेटा। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? मध्यावस्था की। मध्यावस्था में बेटा 2 प्रकार के तर्कु तंतु, देखो, एक प्रकार के तर्कु तंतु तो वे होते हैं, ध्यान से सुन लेना, जो एक तर्कु ध्रुव को दूसरे तर्कु ध्रुव से सेंट्रोमियर से होकर जोड़ते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने बोर्ड पे बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये सेंट्रोमियर से होकर के दूसरे तर्कु ध्रुव तक चले जाते हैं। इन तर्कु तंतुओं को निरंतर तंतु बोलते हैं, ठीक है ना। क्या नाम है इनका बेटा? निरंतर तंतु। और दूसरे प्रकार के तंतु कौन से पढ़ेंगे? दूसरे प्रकार के तंतु वे होते हैं बेटा जो एक तर्कु ध्रुव को सीधे ही दूसरे तर्कु ध्रुव से जोड़ते हैं। तो ये तो बेटा अनिरंतर हो गए, और इनको अपन बोल देंगे निरंतर तंतु। तो ये याद रखना, इनका नाम तो अनिरंतर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि बेटा बीच में सेंट्रोमियर आ गया। और ये जो कंटिन्यूअस फाइबर्स हैं, ये कंटिन्यूअस फाइबर्स एक तर्कु ध्रुव को दूसरे तर्कु ध्रुव से जोड़ते हैं, ठीक है। एक और सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनना। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन कोशिका विभाजन की इसी प्रावस्था में किया जाता है, क्योंकि इस प्रावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक संघनन दर्शाते हैं। इसी के कारण वे अत्यधिक मोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा।
और आपको ये इसमें चित्र बना देना है, जिसमें आपको बस दो काम करने हैं। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को कोशिका के मध्य भाग में सेट कर देना है। इस प्रकार सेट करना है कि सेंट्रोमियर मध्य में, ठीक है, जबकि भुजाएं विपरीत ध्रुवों की ओर। और दूसरी बात आपको क्या करनी है बेटा, इस अवस्था में दो प्रकार के तंतु आपको सेंट्रोमियर, क्या ये तर्कु ध्रुवों के मध्य में प्रदर्शित करने हैं। सुन लीजिए दोनों के बारे में। एक प्रकार के तर्कु तंतु तो वे होते हैं जो एक तर्कु ध्रुव को दूसरे तर्कु ध्रुव से डायरेक्ट जोड़ते हैं, उनको तो बोलते हैं निरंतर तंतु। और दूसरे प्रकार के तर्कु तंतु वे होते हैं जो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दूसरे प्रकार के तर्कु तंतु वे होते हैं जो एक तर्कु ध्रुव को दूसरे तर्कु ध्रुव से डायरेक्ट नहीं जोड़ते, वो सेंट्रोमियर से होकर जुड़ते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलेंगे अनिरंतर तंतु। और सबसे अंतिम बात अपन इसमें क्या बोल देंगे बेटा, सबसे अंतिम बात इसमें अपन ये बोल देंगे कि गुणसूत्र के आकार का अध्ययन कोशिका विभाजन की इसी अवस्था में किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्रों में सर्वाधिक संघनन होता है और इसी कारण गुणसूत्र सर्वाधिक मोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अवस्था खत्म हो गई, कौन सी, मेटाफेज। अब अपन तीसरी अवस्था पे आते हैं, और तीसरी अवस्था कौन सी है, पश्चावस्था। और पश्चावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनाफेज। ये पश्चावस्था है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पश्चावस्था या एनाफेज, यहाँ पे अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा गौर करना। देखिए, एक बात तो ये है बेटा कि ये जो सेंट्रोमियर आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इस सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, मतलब ये पुत्री गुणसूत्र बिंदुओं में टूटेगा और टूटने के पश्चात इनमें हो जाएगा प्रतिकर्षण, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो ये मैंने आपके सामने एक गुणसूत्र बना दिया, ये इसका सेंट्रोमियर है। अब मान के चलो इस सेंट्रोमियर का डिवीज़न हो गया, तो बेटा सेंट्रोमियर दो भागों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक भाग को पुत्री सेंट्रोमियर बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्रोमेटिड के साथ प्रत्येक पुत्री गुणसूत्र जुड़ा रहेगा। तो बेटा यहाँ पे अपन को दो बातें कहनी है, देख लो। एक तो सेंट्रोमियर के डिवीज़न के कारण, सेंट्रोमियर के विभाजन के कारण, और क्रोमेटिड्स में प्रतिकर्षण के कारण ये टूट जाते हैं गुणसूत्र और विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखो अगला डायग्राम एनाफेज अवस्था में आप किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए, ये मैंने बना दिया, ये तर्कु ध्रुव बना दिया, एक तर्कु ध्रुव मैंने ये बना दिया, और ये कौन सी अवस्था बना रहा हूं मैं, एनाफेज। और ये कौन सी अवस्था थी बेटा, मेटाफेज। क्या करेंगे अब अपन एनाफेज अवस्था में, जो अपन को दिखाई दे रहे हैं अनिरंतर तंतु, इनमें संकुचन दर्शाएंगे। देखिए आप मान के चलो ये, चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ। अपन ने डायग्राम कुछ इस तरह से बना रखा है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये बेटा अपन ने अनिरंतर तंतु
बना रखे हैं, जो कि सेंट्रोमियर से होते हुए दूसरे तर्कु ध्रुव से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब अपन को इन अनिरंतर तंतुओं के अंतर्गत संकुचन दर्शाना है। अब आप सोचिए कि यदि अनिरंतर तंतुओं में संकुचन होगा तो ये सेंट्रोमियर दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अब अपन इस सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, देखिए, एक तर्कु ध्रुव मैंने ये बना दिया, दूसरा तर्कु ध्रुव मैंने ये बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। और बेटा देखो, इस प्रकार से अब आपको ये अर्धगुणसूत्र दिखाई देंगे। अर्धगुणसूत्र बेटा, क्योंकि अनिरंतर तंतुओं में संकुचन हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रोमियर पुत्री सेंट्रोमियर में विभक्त हो चुका है और क्रोमेटिड्स ने विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर दिया है। और ये बेटा इनके बीच में अपन कंटिन्यूअस फाइबर बना रहे हैं, निरंतर तंतु। एक मिनट गौर से सुनना। अब देखो, ये जो दूर जाते हुए क्रोमेटिड हैं, इनके बीच में भी एक विशिष्ट प्रकार के तंतु निर्मित हो जाते हैं, अंतः क्षेत्रीय रेशे। अब जैसे मैं इसमें नाम लिखना चाहूं तो ये तो क्या हो गया, अंतः क्षेत्रीय रेशे। ठीक है ना। ये तो अपने पहले से ही चले आ रहे हैं, निरंतर तंतु। अच्छा, ये बेटा अनिरंतर तंतुओं में अपन ने संकुचन प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। तो अनिरंतर तंतुओं का हिस्सा है ये, मैं यहाँ कह देता हूँ अनिरंतर तंतु। ये बेटा क्रोमेटिड हो गया, क्या हो गया, क्रोमेटिड। ठीक है। अब एक बात और आप सुन लीजिए, तो इसमें जो फोकस करने योग्य, गौर करना, फिर मैं इन दोनों अवस्थाओं को आपको एक बार पुनः बताऊंगा, मध्यावस्था को और एनाफेज को, यानी कि पश्चावस्था को। तो बेटा एक और बात आपको यहाँ पे सीखनी है कि यदि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करना हो तो कोशिका विभाजन की एनाफेज सर्वाधिक उपयुक्त प्रावस्था है, क्योंकि इस प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र की आकृति, कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, आई के समान, वी के समान, जे के समान और एल के समान। ये 4 प्रकार की आकृतियां यहाँ पे गुणसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो बेटा कंपटीशनों के लिए 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए। एक प्रश्न तो कौन सा हो गया कि गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में करते हैं, तो उसके लिए तो आप बोलेंगे बेटा मेटाफेज। और यदि आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में करते हैं, तो आप एनाफेज बोलेंगे। तो बेटा आज के इस वीडियो में आपको मैंने मध्यावस्था और पश्चावस्था 2 अवस्थाओं के बारे में बताया। एक बार इन दोनों के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये मैं और रिपीट कर देता हूँ। प्रोफेज अपन कल पढ़ चुके और नेक्स्ट वीडियो में बेटा पूरा का पूरा माइटोसिस खत्म कर देंगे। सो प्लीज़ ध्यान से सुना। देखिए बेटा, आज अपन ने सबसे पहले स्टार्ट की मध्यावस्था या मेटाफेज। ठीक है। क्या बताया मैंने, बोला कि मध्यावस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन बोले कि कोशिका में पाए जाने वाले समस्त गुणसूत्र कोशिका की मध्य पट्टिका पर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं,
कि सेंट्रोमियर मध्य में, जबकि भुजाएं विपरीत ध्रुवों की ओर होती हैं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मेटाफेज अवस्था में दो प्रकार के तरकु तंतु कोशिका के भीतर दिखाई देते हैं। एक प्रकार के तंतु वो होते हैं जो एक तरकु ध्रुव को सीधे ही दूसरे तरकु ध्रुव से जोड़ते हैं, उनको निरंतर तंतु कहते हैं। और दूसरे प्रकार के तंतु वे होते हैं जो सेंट्रोमियर से होकर एक तरकु ध्रुव को दूसरे तरकु ध्रुव से जोड़ते हैं, उन्हें अनिरंतर तंतु कहते हैं। और तीसरी बात मैंने बोली कि यदि आपको गुणसूत्र के आकार का अध्ययन करना है तो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था को चुनिए, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्रों में सर्वाधिक संघनन होता है। ठीक है, तो वो सर्वाधिक मोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद अपन आ गए एनाफेज अवस्था पे। एनाफेज अवस्था में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा बोर्ड पे देखो और ध्यानपूर्वक सुनो। एनाफेज अवस्था में अपन बोलेंगे कि अनिरंतर तंतुओं में संकुचन के कारण गुणसूत्र बिंदु टूट जाता है और गुणसूत्र बिंदु के टूटने से पुत्री सेंट्रोमियर विकसित हो जाते हैं। संकुचन निरंतर जारी रहता है, परिणाम स्वरूप क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। तो ये अलग अलग विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो इन दूर जाते हुए अर्ध गुणसूत्रों अथवा क्रोमेटिड्स के बीच में एक विशिष्ट प्रकार के तीसरे प्रकार के रेशे विकसित हो जाते हैं, जिन्हें अंतः क्षेत्रीय रेशे कहते हैं। बैठ गई आपकी समझ में। और एक सबसे अंतिम बात यहाँ पे अपन बोलेंगे कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र अलग अलग आकृतियों के दिखाई देते हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। कौन कौन सी आकृतियां बताई? आई शेप, वी शेप, जे शेप, एल शेप आदि। तो बेटा आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं पूरे के पूरे माइटोसिस को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इसमें ना अब एक तो अपन को अवस्था पढ़नी है टेलोफेज, जिसमें होने वाले सभी परिवर्तन प्रोफेज के जस्ट अपोजिट होते हैं, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस की क्रिया। तो बेटा धन्यवाद।